लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को महाशक्ति मानती है, लेकिन पहले जब 10 साल तक एक सरकार थी तो देश में निराशा थी। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने आतंकियों में डर बैठा दिया है, चौकीदार उन्हें पाताल में से भी निकालकर सजा देगा। उन्होंने कहा कि यही विश्वास मेरी ताकत रहा है, जिसके दम पर कड़े फैसले ले पाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस रही। सुजय विखे पाटिल अहमदनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यहां तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं। एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है। ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है, और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी दूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के गंगावती में रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री केरल के कोझिकोड में रैली करेंगे। कोझिकोड में भी तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। और इस समय हम महाराष्ट्र में रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, हमने देखा विदर्भ की जो 7 सीटें हैं उन पर मतदान पूरा हो चुका है कल, लेकिन अब आगे के चरणों में महाराष्ट्र में जो है दिलचस्प मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। और आज हमने देखा प्रधानमंत्री ने अहमदनगर में रैली की। किस तरह से अब प्रचार चल रहा है अगले चरणों को लेकर? स्थिति बहुत अहम है महाराष्ट्र किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि 48 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और जिस तरीके से पहले चरण में मतदान हुआ है, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल उत्साहित हैं और बड़े जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। 3 फेज और बच गए हैं, जिनमें कुल 48 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जो है वो होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदनगर, जो कि मराठवाड़ा और नॉर्दर्न महाराष्ट्र के इलाके में आता है, वहां पर अगले दूसरे और तीसरे फेज में जहां चुनाव होने वाला है, वहां पर उनके जो मतदाता हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार में जिस तरीके से किसानों की अनदेखी की गई थी, लगातार आत्महत्याएं हो रही थी, और बीजेपी की सत्ता में आने के बाद, एनडीए की सरकार केंद्र में बनने के बाद और मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद से लगातार किसान हितैषी काम किए जा रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, जिनका कि लाभ अब आम आदमी को मिलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, जो कि 2 प्रधानमंत्री इस देश में होने चाहिए, इस तरह का बयान देते हैं, और शरद पवार जो इतने बड़े स्टॉलवर्ट लीडर हैं और वो खामोश रहते हैं, तो ये कहीं न कहीं खामोशी जो है वो समझ से परे है। और उनको ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो इस तरह का बयान पर भी अपना आपत्ति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। अहमदनगर का जो क्षेत्र जहाँ पर प्रधानमंत्री ने आज रैली की है, बड़ा अहम क्षेत्र है। लंबे अरसे से बीजेपी का वो बेस्टिन रहा है, और इस बार बीजेपी ने वहां से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनके बेटे को जो है वो टिकट दी है। और काफी अहम ये रोमांचक मुकाबला है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो उनके बेटे को टिकट दी गई है, और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल, यानी महाराष्ट्र में अब पहले चरण के मतदान के बाद जो दूसरा और तीसरा चरण है उसे लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और बड़े नेता यहां प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम में रैलियों को संबोधित किया। असम के मंगलदोई और सिलचर की रैली में उन्होंने कहा कि उनके विरोधी दल भारत को कमजोर नीति पर चलाना चाहते हैं।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1971 के युद्ध के बाद अगर कांग्रेस चाहती तो असम से कश्मीर तक की समस्याओं का समाधान कर सकती थी, लेकिन कश्मीर भी जलता रहा और असम की स्थिति भी गंभीर होती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया, साथ ही असम के लोगों को सामान्य सुविधाओं से वंचित भी रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका वोट देश की दशा और दिशा तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत में एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान की व्यवस्था और मजबूत होगी या टुकड़े टुकड़े गैंग सब पर हावी हो जाएगी। ये चुनाव तय करेंगे कि 130 करोड़ भारतीयों का विकास होगा या सिर्फ एक परिवार का होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा की क्यूझर में जनसभा को संबोधित किया। आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपकी अपनी भाषा में आपसे बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनी केंद्र के अंदर और उसने पूरे देश का विकास करना शुरू किया। यह क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारा विकास किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 1600 करोड़ रुपया ये जिले को आवंटित किया गया है। 1600 करोड़ रुपया। ये सामने जो अस्पताल दिखाई पड़ रहा है, ये विशाल अस्पताल भविष्य में जहां मेरी आदिवासी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई सबका इलाज होने वाला है, ये नरेंद्र मोदी जी ने भेजे हुए डीएमएफ के पैसों से बन रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कृष्णागिरी में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर हम देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के खाते में जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी सालेम, थेनी और मदुरै में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। 72,000 rupees every year, 3,60,000 rupees in 5 years. We will make a list of the 20% poorest people in India. And then after that, every one of these families will be given 72,000 rupees every year. लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में चढ़ते पारे के बावजूद लोगों ने जमकर उत्साह दिखाया। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में देश के कई हिस्सों में बम्पर वोटिंग हुई। पहले चरण में 91 सीटों पर कुल 1000 उम्मीदवार चुनावी किस्मत उनकी ईवीएम में कैद हो गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी संसदीय सीटों में मतदान संपन्न हो गया। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के मुताबिक सभी 20 राज्यों की मतदान वाली सीटों पर सामान्य रूप से शांतिपूर्ण मतदान रहा। कुछ इलाकों में हिंसा और बाधा पहुंचाने की शिकायतें जरूर मिली, जिन्हें तत्काल दूर कर लिया गया। पहले चरण में जिन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, उनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर करीब 66%, तेलंगाना की 17 सीटों पर 60% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भारी मतदान हुआ। त्रिपुरा में जहां 81.8% मतदान हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर 81% वोट पड़े। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 2 सीटों बारामूला और जम्मू पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। जम्मू संसदीय क्षेत्र में 74.5% मतदान हुआ, जबकि बारामूला में 35% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं पहले चरण में महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर 56% मतदान हुआ। राज्य में गढ़चिरौली सीट पर 4 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के नहीं पहुंच पाने के कारण मतदान स्थगित करना पड़ गया। बिहार में लोकसभा की 4 सीटों पर कल करीब 53% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 8 संसदीय सीटों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जिन सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना शामिल हैं। यहां करीब 64% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ओडिशा की 4 लोकसभा सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ।
असम की 5 सीटों में 68%, सिक्किम में 78%, मेघालय में 76%, अरुणाचल प्रदेश में 66%, नागालैंड में 78.76% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85% मतदान हुआ है। साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों के लिए भी मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। Polling has concluded completely in as many as 10 states and union territories. These are Andhra Pradesh, Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Telangana, Uttarakhand, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep. 10 states have concluded their first phase of elections. These states are Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, West Bengal and Uttar Pradesh. 16 states and union territories are yet to begin their polling. As far as the assembly elections are concerned, the polling gets completed today for the states of Andhra Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh. Odisha concluded its first phase of polling for the assembly election being held simultaneously with the national elections of the parliament. राज्य के बंटवारे के बाद तेलंगाना में लोकसभा के लिए भी वोट डाले गए, लेकिन इस चुनावी भागदौड़ के बीच राज्य की निजामाबाद संसदीय सीट ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करने जा रही है। यहां पर अब तक के सबसे ज्यादा ईवीएम मशीनों के जरिए मतदान किया गया है। ये रिकॉर्ड जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है। गुरुवार को मतदान के दौरान यहां रिकॉर्ड संख्या में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस सीट पर 178 किसानों समेत 185 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव अधिकारियों ने गिनीज बुक से संपर्क किया है। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6-6, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर लोगों की नजरें हैं उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी की मुनमुन सेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा।